नमस्कार दोस्तों, क्लैश ऑफ टाइटंस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। दोस्तों, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्लाइव लॉयड ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज हार के बाद परेशान थे। क्लाइव लॉयड पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते थे कि 1975 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने तुक्के से नहीं बल्कि स्किल से जीता था, और ऐसे में वो चाहते थे कि वो डेनिस लिली और जेफ थॉमसन से भी खतरनाक और खौफनाक गेंदबाजों को अपनी टीम में लेकर आएं और पूरी दुनिया में तहलका मचा दें। वो जानते थे कि बिना खतरनाक पेस अटैक के वेस्ट इंडीज का दुनिया में नंबर 1 टीम बनने का सपना जो है वो आसानी से पूरा नहीं होने वाला है। ऐसे में क्लाइव लॉयड ने अपना दांव लगाया 4 खतरनाक बॉलर्स पर। माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्रॉफ्ट और जोएल गार्नर। ये वो चार अचूक हथियार थे क्लाइव लॉयड के, जिनके दम पर क्लाइव लॉयड ने ये ठाना था कि आने वाले समय में वह वेस्ट इंडीज का परचम क्रिकेट जगत में हमेशा हमेशा के लिए लहरा देंगे। हमेशा हमेशा के लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट की मेहनत को और उनके जज्बे को क्रिकेट की कहानियों में अमर कर देंगे। दोस्तों, माइकल होल्डिंग विस्परिंग डेथ के नाम से जाने जाते थे। विस्परिंग इसलिए दोस्तों क्योंकि उनका जो रनअप था वो इतना सॉफ्ट, इतना स्मूथ था कि एम्पायर को पीछे मुड़कर देखना पड़ता था कि वो एक्चुअली में बॉलिंग करने के लिए दौड़कर आ भी रहे हैं या नहीं। और डेथ शब्द उनके साथ इसलिए जुड़ गया क्योंकि उनके पास जो पेस थी वो कोई साधारण पेस नहीं थी दोस्तों। उनकी पेस इतनी खतरनाक थी कि बल्लेबाज की जान भी जा सकती थी। दोस्तों, क्लाइव लॉयड का दूसरा अचूक हथियार था जोएल गार्नर। जोएल गार्नर का कद दोस्तों 6 फुट 8 इंच का था। जोएल गार्नर देखने में किसी पहाड़ की तरह प्रतीत होते थे दोस्तों। जब वो गेंदबाजी करते थे तो उनका हाथ 10-11 फुट की ऊंचाई से आता था। बल्लेबाज को लगता था कि जैसे गेंद खुद साइड स्क्रीन के ऊपर से आ रही हो। और ऐसे में जोएल गार्नर की पेस के साथ, उनकी कद के साथ और उनकी एक्यूरेसी के साथ किसी भी बल्लेबाज को उनको खेलना बेहद कठिन था। जोएल गार्नर के बाद नाम आता था दोस्तों एंडी रॉबर्ट्स का। एंडी रॉबर्ट्स को दोस्तों क्रिकेट जगत में हिटमैन के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो जिस हिसाब से बाउंसर्स करते थे उससे उन्होंने कई बल्लेबाजों के सर खोल दिए थे। हमेशा बल्लेबाज को अपना सर बचाना पड़ता था जब उनके सामने एंडी रॉबर्ट्स नाम का गेंदबाज होता था। क्लाइव लॉयड का चौथा हथियार था दोस्तों कॉलिन क्रॉफ्ट। कॉलिन क्रॉफ्ट भी दोस्तों उस समय बेहद खतरनाक, बेहद खौफनाक हो चुके थे। कॉलिन क्रॉफ्ट ऐसी बाउंसर्स मारते थे दोस्तों कि बल्लेबाज को अंदाजा ही नहीं होता था कि कब गेंद आई और कब चली गई। कॉलिन क्रॉफ्ट की खास बात यह थी कि जब वो बाउंसर्स मारते थे तो बाउंसर्स मारने के बाद वो बल्लेबाज के सामने आके खड़े होकर हंसने लगते थे, मानो जैसे ये तो उनके लिए कोई बच्चों का खेल हो। और इन्हीं 4 अचूक हथियारों के साथ क्लाइव लॉयड ने ठाना था कि अब वो दुनिया को बताएंगे कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट क्या चीज है। 1975 के बाद अगले साल यानी 1976 में इंडियन टीम को वेस्ट इंडीज का दौरा करना था दोस्तों। इंडियन टीम के पास भी कई दिग्गज बल्लेबाज थे। सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, मोहिंदर अमरनाथ और गुंडप्पा विश्वनाथ जैसे दिग्गज थे भारतीय टीम के पास। ऐसे में भारतीय टीम को पता था कि वो वेस्ट इंडीज को एक तगड़ा मुकाबला दे सकते हैं, लेकिन अभी तक वेस्ट इंडीज के पास भी 4 ऐसे हथियार थे जो दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ और मोहिंदर अमरनाथ जैसे बल्लेबाजों को धूल चटाने के लिए तैयार बैठे थे। सीरीज की शुरुआत हुई दोस्तों और पहले 2 मैचेस में सीरीज बराबर पर आ गई। एक भारत ने जीता, एक वेस्ट इंडीज ने। और वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड फिर से परेशान हो गए। पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट इंडीज बड़ी टेस्ट सीरीज हार कर आई थी। ऐसे में अगर भारतीय टीम से अपने घर पर ही एक टेस्ट सीरीज हार जाते तो क्लाइव लॉयड और वेस्ट इंडीज टीम के लिए यह बात तो और भी शर्म वाली होती।
तीसरे टेस्ट मैच में क्लाइव लॉयड ने ठान लिया कि वो अब अपने चारों अचूक हथियारों को खुली छूट देंगे। वो सिर्फ बॉलिंग नहीं करेंगे बल्कि वो बैट्समैन को इंजर्ड करेंगे, उनके दिल में खौफ पैदा करेंगे, वही खौफ जो अभी तक डेनिस लिली और जेफ थॉमसन करते आए थे दोस्तों। और फिर तीसरे टेस्ट में यही हुआ दोस्तों। तीसरे टेस्ट मैच में ब्रिजेश पटेल, दिलीप वेंगसारकर और गुंडप्पा विश्वनाथ जैसे बल्लेबाज बुरी तरह घायल हो गए दोस्तों। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया और बता दिया दुनिया को कि वेस्ट इंडीज के पास भी अब ऑस्ट्रेलिया से खतरनाक गेंदबाज है। और अब वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज सिर्फ बॉलिंग नहीं करते, वो खौफ पैदा करते हैं। और फिर वेस्ट इंडीज तैयार थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से दोबारा उसी के घर पर मिलने के लिए। नवंबर 1979 दोस्तों, वेस्ट इंडीज फिर से विश्व विजेता बन गई थी और एक बार 1975 की ही तरह विश्व विजेता बनने के बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ। नवंबर में पहुंची वेस्ट इंडीज टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर और जैसे ही वो उस दौरे पर पहुंची तो उसके पिछले दौरे की यादें ताजा होने लगी। हर तरफ उन्हें वही पिक्चर्स, वही वीडियोस दिखाई गई दोस्तों, जहां उनके बल्लेबाज इंजर्ड हो रहे थे, जहां डेनिस लिली और जेफ थॉमसन उनके बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन ना ऑस्ट्रेलिया के प्रशंसकों ना ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह अंदाजा था कि ये 1975 वाली वेस्ट इंडीज नहीं है। अभी तक वेस्ट इंडीज के पास ऐसे बॉलर्स आ चुके थे जो ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक को आंख में आंख डालकर जवाब दे सकते थे। क्लाइव लॉयड ने पिछले 4 सालों में ऐसे गेंदबाज तैयार कर लिए थे जो किसी भी टीम को उनके घर में हराने का मादा रखते थे। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही दोस्तों। 1 दिसंबर 1979 दोस्तों, टेस्ट सीरीज का पहला मैच ब्रिस्बेन में खेला जाना था। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही हौसले बेहद बुलंद थे। वेस्ट इंडीज टीम की अगर माने तो जब डेनिस लिली गेंदबाजी करते थे तो गेंदबाजी करने से पहले वो इशारा करते थे बल्लेबाज को कि अब मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। लेकिन इस बार डेनिस लिली और बाकी ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स को यह अंदाजा नहीं था कि 1975 नहीं 1979 है। 4 सालों के अंदर वेस्ट इंडीज ने पेस अटैक को खेलने का शानदार हुनर डेवलप कर लिया था। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज अब ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक से नहीं डरते थे और ये देखने को भी मिल गया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने महज 238 रन बनाए और इसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने 441 रन बना डाले और शानदार 173 रनों की लीड अपने नाम कर ली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा खेला और 448 रन बनाए। मैच आखिरी दिन तक गया। 3 विकेट खोकर वेस्ट इंडीज ने 40 रन बनाए आखिरी दिन और मैच ड्रॉ हो गया। ब्रिस्बेन का मैच किसी के हाथ नहीं लगा और अब सबकी नजरें गड़ी हुई थी मेलबर्न की तरफ, जहां दूसरा टेस्ट मैच होना था दोस्तों। अभी तक ऑस्ट्रेलिया को समझ आ गया था कि वेस्ट इंडीज उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी। गेंदबाजी में भी ऑस्ट्रेलिया ने यह मान लिया था कि अब वेस्ट इंडीज के पास जो बॉलर्स हैं वो डेनिस लिली, जेफ थॉमसन या अन्य ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स से कहीं भी कम नहीं है। वो जानते थे कि माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और कॉलिन क्रॉफ्ट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को धूल चटाने में सक्षम है। दूसरे टेस्ट मैच में यही देखने को मिला दोस्तों। वेस्ट इंडीज के पेस अटैक के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नतमस्तक हो गए, उन्होंने घुटने टेक दिए और पहली पारी में महज 156 रन ही बना पाए। बदले में वेस्ट इंडीज ने 397 रन बना डाले। विव रिचर्ड्स ने शानदार 96 रन जोड़े दोस्तों। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज आसानी से ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स को खेल रहे थे और वेस्ट इंडीज के गेंदबाज अब सिर्फ गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, वो लिली और थॉमसन की ही तरह ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को इंजर्ड कर रहे थे, उनके सर खोल रहे थे, उनका जबड़ा फाड़ रहे थे, उनकी उंगलियां तोड़ रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को समझ आ गया था कि वेस्ट इंडीज ने 1975 से एक गहरा सबक लिया है और फिर सभी गए एडिलेड ओवल की तरफ, जहां
तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना था। यही आखिरी टेस्ट मैच भी था दोस्तों, और यही डिसाइड होना था कि ये टेस्ट सीरीज किसके नाम होगी। क्या वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से 1975 का बदला ले पाएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया फिर से वेस्ट इंडीज को धूल चटाएगा। एडिलेड ओवल में मैच चालू हुआ दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया को दोनों ही पारियों में कॉलिन क्रॉफ्ट और माइकल होल्डिंग का कहर झेलना पड़ा। वेस्ट इंडीज ने दोनों ही पारियों में कमाल की बल्लेबाजी की दोस्तों। पहली पारी में बनाए 328 और दूसरे में 448। पहली पारी में कॉलिन क्रॉफ्ट ने 4 विकेट लिए और दूसरी पारी में विस्परिंग डेथ यानी माइकल होल्डिंग ने 4 विकेट लेके ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज छीन ली। वेस्ट इंडीज की टीम 408 रनों के बड़े अंतर से एडिलेड का टेस्ट मैच जीती। इतने बड़े अंतर से पहले कभी भी कोई भी वेस्ट इंडीज टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीती थी, और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली भी पहली टीम क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज टीम बनी। वेस्ट इंडीज ने दिखा दिया दोस्तों कि चाहे 1975 का वर्ल्ड कप हो और चाहे 79 का वर्ल्ड कप, दोनों ही वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने अपने मादे, अपने स्किल, अपने हुनर पर जीते थे। 1975 का बदला भी पूरा हुआ और पूरे क्रिकेट जगत में एक संदेश भी चला गया कि वेस्ट इंडीज टीम अब ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 का टैग छीन चुकी है। अगले 2 दशकों तक वेस्ट इंडीज ने पूरे क्रिकेट जगत को डोमिनेट किया। उनको एक मैच हरा पाना भी दूसरी टीम के लिए एक सपने की तरह होने लगा दोस्तों। क्लाइव लॉयड की शानदार कप्तानी के सानिध्य में दोस्तों उस वेस्ट इंडीज टीम ने अगले कई सालों तक दुनिया की हर बड़ी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों ये थी क्रिकेट जगत की एक रोचक कहानी। ऐसी ही रोचक कहानियां मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए।